इंडियन नेवी के लिए अभी 3 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को बनाने के लिए बस 1 या 2 महीनों के अंदर ही अप्रूवल दिया जा सकता है। नेवी की तरफ से नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेने की डिसीजन लेने के बाद अभी लगभग 2 डजन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अपने अपने हेलीकॉप्टर्स को इंडियन नेवी को लीज पर देने के लिए ऑफर दे रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की तरफ से अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास एक लेटर को लिखा गया है, जिसमें दोनों देशों के रिलेशन को नॉर्मल करने के साथ साथ बंद पड़ा हुआ ट्रेड रिलेशन को दोबारा शुरू करने की बात की गई है। क्या भारत अभी अग्नि 5 से भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाली कोई बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर रही है? और अंत में 15 अगस्त तक भारत के डिफेंस फोर्सेस में कुछ मेजर रिफॉर्म को होने की बात सामने आने वाली है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने के लिए ज्यादा फोकस किया जा रहा है और अभी इंडियन नेवी की तरफ से तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट को पहला प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अभी सुनने को मिल रहा है कि जल्दी से इन सबमरीन को बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लियरेंस दे दिया जाएगा, लेकिन 6 के बदले यहाँ पर पहले स्टेज में बस 3 ही न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने के लिए प्लान किया गया है। इसके लिए आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर ही फॉर्मल अप्रूवल दिया जाएगा और पहले 3 सबमरीन को बनाने के बाद फिर सेकेंड फेज में 3 और सबमरीन को बनाने का प्लान किया गया है। पहले बताया गया था कि जो सबमरीन होने वाले थे साइज में काफी बड़े होने वाले थे, जो कि लगभग आईएनएस चक्र के साइज के होने वाले थे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इनकी जो डिस्प्लेसमेंट रहने वाली है वो लगभग 6000 टन के आसपास होने वाली है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी जो साइज होने वाली है वो आईएनएस अरिहंत क्लास के सबमरीन की तरह होने वाली है, लेकिन इनका जो रोल होने वाला है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। नॉर्मली एसएसएन यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की बात करें तो इनको दुश्मन की वॉरशिप्स या सबमरीन को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एसएसवीएन यानी कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है, जिस वजह से इनको पानी के अंदर ज्यादा मूवमेंट करना नहीं पड़ता और इनको किसी स्पेसिफिक लोकेशन में तैनात करके रखा जाता है। अभी हमारे पास कुल मिलाकर 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद है जो कि अरिहंत क्लास के है और एक ही न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मौजूद है जिसका नाम आईएनएस चक्र है। और अभी हम रशिया से एक और एसएसएन को भी लीज पर लेने वाले हैं, क्योंकि अभी अगर हम हमारी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाना शुरू भी करते हैं तो ये इंडियन नेवी में शामिल होते होते लगभग 2032 तक का वक्त लगने वाला है और 2022 में जब आईएनएस चक्र का लीजिंग पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं रहेंगे। इसी वजह से अभी एक और अकुला क्लास की सबमरीन लीज पर लेने के लिए रशिया के साथ लगभग $3 बिलियन की डील को साइन किया गया है। और अभी भारत आईएनएस अरिहंत प्रोग्राम की एक फॉलो ऑन प्रोजेक्ट के तौर पर भी एक मेगा एसएसवीएन को बनाने वाली, जिसकी डिस्प्लेसमेंट लगभग 13,500 टन के आसपास होने वाली और आईएनएस चक्र से भी साइज में थोड़ा बड़ा होने वाला है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से। पिछले महीने आपने सुना होगा इंडियन नेवी की तरफ से नए हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेने की बात की गई थी, जो कि इंडियन नेवी की वर्तमान की पुरानी हो रही चेतक या चीता जैसे हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने वाली, क्योंकि अभी हमारी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जो टेंडर है वो इतनी जल्दी फाइनल नहीं हो सकती और अभी अगर हम इसको फाइनल कर देते हैं तब भी इसके अंदर हमको हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होने में काफी सारा टाइम लगने वाला है। इसी वजह से अभी इमरजेंसी बेसिस पर हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेने का फैसला किया गया है। अब जैसे ही इंडियन नेवी की तरफ से नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेने की बात की गई थी तो अभी तक लगभग 10 से 12 फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से इंडियन नेवी को अपने अपने हेलीकॉप्टर को ऑफर किया गया। पहले ऐसा लगा था कि नेवी किसी थर्ड पार्टी से भी हेलीकॉप्टर्स को लीज पर ले सकती है, लेकिन अभी नेवी की तरफ से बताया गया कि नहीं, वो किसी पुरानी हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लीज पर लेने की कोशिश नहीं कर रहे और जितने भी हेलीकॉप्टर नेवी अभी लीज पर लेने वाले वो सभी के सभी नए हेलीकॉप्टर होने वाले हैं। नए से शोरूम से निकलने वाले हेलीकॉप्टर नहीं, लेकिन बल्कि अच्छे हेलीकॉप्टर की बात की गई जो कि पुराने ना हो। इसमें अभी लगभग 24 हेलीकॉप्टर को इंडियन कंपनी से लीज पर लेने की बात चल रही है और लगभग 12 से 16 हेलीकॉप्टर्स को फॉरेन कंपनी से लीज पर लिया जाएगा और इन सभी को 2 साल के लिए लीज पर लिया जाएगा। इसमें अभी बिड किया जा रहा है और सबसे कम बिड यहाँ पे लगभग 40 लाख की गई है, जो कि हर महीने देने पड़ सकते हैं और सबसे ज्यादा बिड यहाँ पे 3.4 करोड़ के आसपास किया गया है।
यहाँ पर ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कौन से कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक फॉर्मल RFI इशू नहीं हुआ है। लेकिन नेवी की तरफ से बताया गया कि जल्दी से इसके लिए RFI को इशू किया जाएगा। यहाँ पर 40 लाख को लोएस्ट बिडर घोषित किया जा सकता है, लेकिन नेवी इस पर जाने से पहले सबसे पहले हेलीकॉप्टर को भी टेस्ट करके देखने वाला है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर अलग अलग ऑरिजिन से होने वाले हैं। तो नेवी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सा हेलीकॉप्टर सबसे अच्छा फिट बैठता है उसको चेक करना सबसे जरूरी है। उसके बाद जाके प्राइस को देके शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। अब जैसे कि पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन थोड़े नॉर्मल हो रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की PM इमरान खान की तरफ से भारत के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मल करने की बात की गई थी। फिर उनके बाद उनकी आर्मी चीफ की तरफ से भी लगभग सेम स्टेटमेंट दिए गए थे। उसके बाद भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया था और हमारे PM नरेंद्र मोदी जी की तरफ से पाकिस्तानी डे के अवसर पर उनको बधाई दी गई थी। और साथ ही इमरान खान की तबीयत भी थोड़ा खराब चल रहा था, जिस वजह से उनको जल्दी से जल्दी रिकवर करने की विश किया गया था। अब इन्हीं सब बातों की वजह से पिछले 2 सालों में दोनों देशों के बीच जो हीट एक्सचेंज हो रहे थे वो थोड़ा धीमा होने लगा था। और अभी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से लिखे गए लेटर का जवाब देते हुए पाकिस्तान के PM इमरान खान की तरफ से एक लेटर को भारत भेजा गया। इसमें पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ अपने सभी रिलेशन को नॉर्मल करने के लिए बातचीत करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। और शुरू से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर मतभेद चल रहा था, इस पर भी बातचीत करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। अब जैसे कि LOC में कोई भी फायरिंग नहीं होती और ना ही पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई भी इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये बातचीत करने के लिए सही एटमॉस्फेयर को बना रही है। इसके अलावा एक और अच्छी खबर अभी ये भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी दोबारा ट्रेड को शुरू करने का फैसला किया गया है। अब सबको पता होगा 2019 में जब पुलवामा वाला किस्सा हुआ था और फिर आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गए थे और पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ अपने सभी ट्रेड रिलेशन को बंद करने का फैसला किया गया था। हालांकि इसमें भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, उल्टा पाकिस्तान में चीजों की महंगाई बढ़ गई थी। पर अभी फिर से पाकिस्तान इनको शुरू करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो वो कॉटन वगैरह भारत से इंपोर्ट करने वाले हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत से चीनी वगैरह इंपोर्ट करना शुरू किया जाएगा। वैसे खुशी इस बात की है कि दोनों देशों की रिलेशन अभी थोड़ा बेहतर हो रहा है, लेकिन असलियत ये है कि ये सब पाकिस्तान अभी अपने मजबूरी से बचने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर वो अपने मजबूरी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और सुधरने की कोशिश करती हैं तो अच्छी बात है, वरना दूसरे रास्ते हमेशा ही ओपन है। अगला अपडेट भारत की बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके है। आप सभी को पता हो कि अभी हमारे पास जो सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है उसका नाम अग्नि 5 है और ये लगभग 5500 किलोमीटर तक मार कर सकता है और कुछ का कहना है कि 8000 किलोमीटर तक भी मार कर सकता है अगर हम पेलोड को कम करके इसको फायर करते हैं। इसकी पहली टेस्ट को 2012 में किया गया था और तब से आज तक इसको 7 बार टेस्ट किया जा चुका है और अभी तो इसी साल के अंदर ही इसको इंडियन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल करने का फैसला किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अग्नि 5 के बाद भारत क्या करने वाला है और कौन सी नई मिसाइल को डेवलप करने वाला है। अभी तक DRDO की तरफ से अग्नि 5 मिसाइल से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली कोई भी मिसाइल को डेवलप करने के बारे में कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, बल्कि अभी भारत की तरफ से लैंड बेस्ड मिसाइल को छोड़ के सबमरीन लॉन्च मिसाइल को डेवलप करने पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और अभी DRDO की तरफ से मेनली K5 और K6 जैसे मिसाइल को डेवलप करने पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। K5 मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 5500 किलोमीटर तक होने वाली और दूसरी तरफ K6 मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक होने की बात सामने आई है। अब इसके बाद शायद ही भारत और ज्यादा दूरी तक मार करने वाली कोई मिसाइल को डेवलप करने वाला है, क्योंकि हमारी जो मेन राइवल्स है उनकी बात करें तो वो पाकिस्तान और चाइना है और 5000 से 6000 किलोमीटर तक मार करने वाली कोई भी मिसाइल इनके लिए सफिशिएंट है। वहीं पर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इसका एक और फायदा ये होता है कि इसे दुनिया की किसी भी कोने से फायर किया जा सकता है, जबकि किसी भी लैंड बेस्ड मिसाइल को हम सिर्फ अपने देश से ही फायर कर सकते हैं और इसी वजह से अभी इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एक और खास बात ये भी है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो MIRV कैपेबल मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किए जा रहे हैं और अगर हम सिर्फ ज्यादा रेंज वाली मिसाइल को डेवलप करते रहते हैं और उनकी स्पीड पर काम नहीं करते और मल्टीपल वॉरेट के ऊपर काम नहीं करते तो इसका आगे चल के कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि धीरे धीरे इनको काउंटर करने के लिए भी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। इसी वजह से DRDO की तरफ से अभी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को भी डेवलप किया गया है, जो कि फ्यूचर में हमारी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड करने वाला है। वहीं पर K4 मिसाइल की एक लैंड बेस्ड वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है और इसको आगे चल के हमारी पुरानी अग्नि 2 सीरीज की मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी अग्नि 5 से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली कोई स्पेसिफिक मिसाइल को डेवलप करने का भारत का कोई भी इरादा नहीं है। अगला अपडेट भारत और US को लेके है।
आप सभी को याद होगा एक दिन पहले ही भारत और यूएस के बीच इंडियन ओशन रीजन में एक नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रहा था। इसके ठीक 2 दिनों के बाद अभी फिर से भारत और यूएस के बीच एक और मिलिट्री एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज वज्र प्रहार होने वाला है और इसे अभी हिमाचल प्रदेश के बखलौल में कंडक्ट किया जाएगा। वैसे ये एक्सरसाइज अभी इसका 11th एडिशन होने वाला है और इसको अभी दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस के बीच कंडक्ट किया जाएगा। इसमें अभी तक ये पता नहीं चला कि दोनों देशों की तरफ से जो स्पेशल फोर्सेस पार्टिसिपेट करने वाले वो कौन से विंग या कौन से डिवीजन के होने वाले हैं, लेकिन इसमें मेनली जॉइंट ऑपरेशनल टैक्टिक्स और बेसिकली स्पेशल फोर्सेस की अलग अलग ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाएंगे। वहीं पर रिसेंटली इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM नरावने ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लद्दाख में चाइना के साथ हमारा जो डिसएंगेजमेंट हुआ है इसमें हमने एक भी जमीन नहीं खोया है और जब ये सब शुरू हुआ था उस वक्त हमारा पोजीशन जो था आज भी हमारा पोजीशन वही है। लद्दाख के डिसएंगेजमेंट के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा था कि पांगोंग के पास अभी जितने भी इशू थे उनको सॉल्व किया जा चुका है और उम्मीद है कि हॉट स्प्रिंग और गोगरा सेक्टर को जल्दी से ही क्लियर कर दिया जाएगा। अगला अपडेट भारत की एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम कमांड को लेकर। पिछले साल आपने सुना होगा भारत की तरफ से बताया जा रहा था कि भारत की डिफेंस फोर्सेस में अभी एक नई रिफॉर्म को लाया जाएगा। इसमें हमारी जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है इसको मॉडर्न और मिशन स्पेसिफिक रोल के लिए रीडिजाइन और रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। अभी इसको लेके कुछ और रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बताया गया है कि इसी साल की 15 अगस्त को जब हमारे PM नरेंद्र मोदी रेड फोर्ट में अपना स्पीच देने वाले हैं उस दौरान हमारे डिफेंस फोर्सेस में किए जाने वाले नए रिफॉर्म को लेके काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं। इसके लिए पहले से स्टडी किया जा रहा था और अभी 15 अगस्त को 2 स्पेसिफिक कमांड को शुरू करने का एम रखा गया, जिसमें से एक हमारी एयर डिफेंस कमांड होने वाली है और दूसरी हमारी मैरीटाइम कमांड होने वाली है। एयर डिफेंस कमांड के हेडक्वार्टर इलाहाबाद में होने वाली है, जिसको एक 3 स्टार रैंक के ऑफिसर लीड करने वाले हैं। साथ ही आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की सभी एरियल एसेट को कंट्रोल करने वाला है और सभी एरियल टारगेट को इंटरसेप्ट करने का जो जिम्मा रहने वाला है वो इसी के ऊपर रहने वाला है। दूसरी तरफ मैरीटाइम कमांड की बात करें तो इसकी जो बेस रहने वाली है वो करवार में होने वाली है और इसे भी एक 3 स्टार रैंक के ऑफिसर लीड करने वाला है। अब जैसे कि इसका नाम है तो इसको किसी भी तरह के मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए या फिर किसी भी तरह के मैरीटाइम खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन दोनों के अलावा भारत अभी 3 से 4 और इंटीग्रेटेड कमांड को भी सेटअप करने वाला है, जिनको चाइना स्पेसिफिक रोल के लिए और पाकिस्तान स्पेसिफिक रोल के लिए तैनात किया जाएगा। और कुल मिलाकर ऐसे 2 कमांड को चाइना के फ्रंट में और 2 कमांड को पाकिस्तान के फ्रंट में तैनात किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।